बिग डेटा क्या है? तो बिग डेटा बड़े और विशेष प्रकार के डेटा का समूह जिसे पारंपरिक डेटा भंडारण एवं प्रसंस्करण विधियों द्वारा संग्रहित तथा विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ये ऑनलाइन डेटाओं का संग्रहण है जिसका उपयोग वाणिज्य कंपनियों द्वारा अपने उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। अब ये 6V के आधार पर सामान्य डेटा से अलग है। तो 6V क्या है? पहला है वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी परिमाण। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी गति। वैरायटी, वैरायटी यानी विविधता। वैल्यू, वैल्यू यानी मूल्य। वेरासिटी यानी सत्यता। और एक है वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब परिवर्तनीयता। तो वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वैल्यू, वेरासिटी और वेरिएबिलिटी। फिर चुनौती क्या है? तो चुनौती है गुणवत्तापूर्ण डेटा समूह का अभाव होता है क्योंकि ये डाटा पुराना है, अपूर्ण है और अर्थपूर्ण नहीं है। फिर लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दे हैं क्योंकि इसका भंडारण करना, इसका प्रयोजन करना और इसकी सुरक्षा एक बड़ी समस्या रहती है। फिर सक्षम मानव पूंजी की कमी है, निजता संबंधी मुद्दे हैं जिससे हमारी प्राइवेसी ब्रीच होती है, तो ये नैतिकता का भी संबंध आ जाता है। फिर डेटा स्थानीयकरण का अभाव है, फिर समन्वय एवं सहयोग का अभाव है, डेटा वैज्ञानिकों का अभाव है और आउटसोर्सिंग के कारण सुरक्षा का खतरा रहता है। फिर सरकारी पहल क्या है? तो राष्ट्रीय डाटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति 2012 लाई गई। फिर खुला सरकारी डेटा मंच है जिसमें data.government.in है। फिर बिग डेटा प्रबंधन नीति 2016 में लाई गई। न्यायमूर्ति बी एन कृष्णा समिति बनी और नॉस्कॉम द्वारा भविष्य कौशल कार्यक्रम चलाया गया। फिर अनुप्रयोग क्या है? तो मनोरंजन के क्षेत्र में स्पॉटिफाई म्यूजिक कंपनी अपने ग्राहकों की रुचि का निर्धारण करती है और विज्ञापनों का प्रभावी लक्षण में भी ये उपयोगी है। फिर मौसम, मौसम में हमने आईबीएम डीप थंडर जैसे प्रोजेक्ट चलाए हैं जिससे हम मौसम की पूर्वानुमान लगा सकते हैं। फिर परिवहन उद्योग में उबेर, जिससे उबेर कंपनी रूट प्लानिंग में यातायात का सुरक्षा स्तर और भीड़ प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग करती है। फिर बैंकिंग में धन शोधन को रोकने के लिए, स्वास्थ्य में महामारी के प्रसार को पूर्वानुमानित करने के में और उसे रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिर शिक्षा में जैसे आंध्र प्रदेश सरकार ने सबसे पहले ड्रॉप आउट संभावितों की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया। फिर शहरीकरण में सिंगापुर ने अवसंरचना एवं यातायात प्रणाली में सुधार के लिए बिग डेटा का प्रयोग किया। फिर क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो ये एक ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल करेंसी है और इसमें क्रिप्टो करेंसी का नियंत्रण ब्लॉकचेन नामक लेजर तकनीक से किया जाता है। इसके आधार पर कई क्रिप्टो करेंसी बन गई हैं, डिजिटल करेंसी बन गई है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम। अब जो अपने एससी गर्ग कमेटी थी उसने इसको राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए इसे बैन करने की सलाह दी थी। फिर इससे चिंताएँ क्या हैं? तो चिंता है ये विकेंद्रीकृत है, तो नियंत्रण नहीं कर सकते। फिर रैनसम के रूप में माँग इसकी बहुत ज़्यादा है जैसे आईओएल और असम प्लांट में। फिर व्यापक उतार-चढ़ाव के कारण मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। अर्थव्यवस्था का डॉलरीकरण होता है और इसमें अंडरलाइंग एसेट का अभाव है। फिर ड्रग्स स्मगलिंग, टेरर फंडिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। गरीब वंचित द्वारा निवेश का जोखिम रहता है क्योंकि इसके लिए कोई विनियमन नहीं है। फिर कर अपवंचन भी इससे बढ़ जाता है। अब उपाय क्या है? तो वैश्विक विनियमन लाया जाए, टैक्स इस पे कर लगाया जाए और क्रिप्टो एक्सचेंज का एक विनियमन राष्ट्रीय स्तर पे बनाया जाए। फिर डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव केंद्रीय बैंक द्वारा लाया गया, जिसमें अपन सीबीडीसी लाए हैं, तो वो भी इसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है, विकल्प हो सकता है। फिर निवेशकों की जानकारी रखना और आईएमएफ द्वारा डिजिटल करेंसी लाना। अब लाभ क्या है? इससे लाभ है कि जाली मुद्रा उपयोग कम होगा, लेन-देन शुल्क नहीं होता इसमें क्योंकि ये एक डायरेक्ट लेजर है, ठीक है? फिर वित्तीय प्रणाली की दक्षता इससे बढ़ती है। अब है अगला टॉपिक मेटावर्स। तो मेटावर्स क्या है? ये डिजिटल पहचान के माध्यम से व्यक्ति के कार्य करने, मनोरंजन, गेमिंग हेड डिजिटल दुनिया है, जो कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पे आधारित है। फिर है एनएफटी। एनएफटी बोलेंगे क्या है? ये है ब्लॉकचेन के माध्यम से निर्मित कोई भी डिजिटल फोटो, वीडियो या डाटा हो सकता है जो एनएफटी के माध्यम से पहचान सुनिश्चित करता है। तो ये क्या है? ब्लॉकचेन के माध्यम से पहचान सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, ठीक है? ये क्रिप्टो करेंसी गलत है।
फिर ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? तो ये पहली बार तो इसका विचार दिया था स्टुअर्ट हैबर ने और इसका पहला अनुप्रयोग किया था सातोशी नाकामोटो ने। ये विकेंद्रीकृत एवं वितरित खाता पद्धति है जो डिजिटल संपत्तियों के स्वामित्व का रिकॉर्ड संग्रहित करता है। अब विशेषताएं क्या है? ये टाइम स्टैम्प्ड है, विकेंद्रीकृत है, कूटबद्ध है, इसमें केवल हैश ही स्टोर होता है। फिर पारदर्शी और खुली व्यवस्था है, रियल टाइम डाटाबेस रहता है, मध्यस्थ मुक्त है, मध्यस्थों का उन्मूलन हो गया है। फिर सर्वसम्मति के बिना श्रृंखला को हटा या संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी कि अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत लागू होता है। फिर चुनौतियां क्या हैं? कि टाइम लैग की प्रॉब्लम है, फिर ऊर्जा का खर्च है, ऊर्जा का खर्च बहुत अधिक होता है, फिर साइबर अटैक की समस्या रहती है, कुशल कार्मिकों का अभाव है और संपत्ति का नुकसान का जोखिम रहता है, क्योंकि अगर कुंजी खो देते हैं तो इसको पुनर्प्राप्त नहीं कर सकते, यानी पासवर्ड लॉस्ट पे हम इसको वापस नहीं पा सकते। फिर अनुप्रयोग क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी के रूप में जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, फिर संपत्ति हस्तांतरण में जैसे भूमि रिकॉर्ड हो गए, एनएफटी हो गया, फिर आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी के लिए, फिर मतदान प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए हम मतदान को ब्लॉकचेन आधारित कर सकते हैं। फिर मीडिया और मनोरंजन के में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कॉपीराइट डेटा को प्रबंधित करने में हमें मदद मिलेगी और स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए भी। तो इसके लिए हमने केयर फॉर यू इनिशिएटिव भी चलाया है। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग नवीनतम कंप्यूटेशनल प्रणाली है जिसमें क्वांटम संख्याओं के आधार पर कंप्यूटर को क्यूबिट की गणना व एल्गोरिथम से कार्य करना होता है। यह पारंपरिक कंप्यूटर के लिए बहुत जटिल समस्याओं को हल करने हेतु क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है, जैसे कि पहला हो गया क्यूबिट का उपयोग। फिर दूसरा है सुपर इम्पोजिशन। ये सुपर इम्पोजिशन का मतलब है कि ऐसा कंप्यूटेशन जिसमें जीरो और वन मिलकर क्यूबिट बनाते हैं और ये जीरो वन जीरो वन जीरो वन एक साथ दोनों स्टेट में इसी तरह इनफाइनाइट तक कितने भी क्यूबिट बन सकते हैं, तो एक साथ कई अवस्था में होने की क्षमता को संदर्भित करता है। फिर है एंटेंगलमेंट। तो क्यूबिट के दो सदस्य एकल क्वांटम अवस्था में मौजूद होते हैं और किसी एक क्यूबिट की स्थिति को बदलने से दूसरे की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। अब इसके अनुप्रयोग कहाँ-कहाँ हैं? तो अनुप्रयोग इससे मौसम पूर्वानुमान लगाने में एवं जलवायु परिवर्तन में। फिर नवीन दवाओं की खोज में, जैसे अणुओं के सिमुलेशन से आणविक प्रक्रिया का सिमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? फिर परमाणु घड़ी बनाने में, जिससे सारे देश के लिए एक समान टाइम ज़ोन हो। फिर सुरक्षित संचार के लिए क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से और अनुसंधान, जिसमें जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़त प्रदान कर सकता है ये, और वित्तीय सेवाएँ, जिसमें संपूर्ण वित्तीय बाजार को एकीकृत किया जा सकेगा। अब गूगल ने साइकोमोर करके अपना एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया जिसने गणना 3 मिनट में कर दी, जबकि वह समान गणना कोई सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में करता। फिर 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन लाए हैं। उससे पहले हम चुनौतियाँ देख लेते हैं कि ये जटिल और आर्थिक है। आर्थिक स्थिति अपनी इतनी नहीं है, जटिलता बहुत ज़्यादा है। फिर कुशल मानव संसाधन की कमी है, पर्यावरणीय हस्तक्षेप होता है इसके कारण, जैसे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कंपन की समस्याएँ रहती हैं। फिर साइबर हमले की समस्या होगी और क्यूबिट का निर्माण बहुत जटिल प्रक्रिया है। फिर 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन लाए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। विशेषताएँ क्या हैं? 5 वर्षों में 50 से 100 क्यूबिट और 8 वर्षों में 50 से 1000 क्यूबिट के साथ क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना। फिर है हाई सेंसिटिव आणविक घड़ी बनाना और 2000 किलोमीटर की रेंज में सैटेलाइट आधारित क्वांटम संचार का विकास करना। फिर है 4 थीमेटिक हब स्थापित किए जाएंगे जिसमें क्वांटम कंप्यूटर पहला, दूसरा है क्वांटम संचार, तीसरा है क्वांटम सेंसिंग या फिर मेट्रोलॉजी और चौथा है क्वांटम सामग्री व उपकरण। अब ये क्या है इसमें? भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य और रिसर्च क्षेत्र में स्थापित करना। अब है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? वास्तविक दुनिया में कुछ जोड़ना। वास्तविक दुनिया के माहौल को डिजिटल जानकारी के साथ मिलाया जाता है, अर्थात अपने आसपास की दुनिया को देख सकते हैं पर उसमें कुछ डिजिटल या कंप्यूटर जनित तत्व भी शामिल होते हैं। उदाहरण है इसका पोकेमॉन गेम। कौन सा? पोकेमॉन गो गेम। और फोन की स्क्रीन के माध्यम से हम ऐतिहासिक स्थलों की अतिरिक्त जानकारी साथ में देखते हैं। फिर वर्चुअल रियलिटी क्या है? यानी कि आभासी वास्तविकता क्या है? तो ये एक 3D या फिर 3 आयामी कंप्यूटर आधारित स्थिति है जिसमें हम दुनिया को पूरी तरह से
नया रूप दिया जाता है, ठीक है? और कंप्यूटर जनित दुनिया में उपयोगकर्ता को हम विसर्जित करने की अनुमति देते हैं ये। तो ये हमें कंप्यूटर जनित दुनिया में उपयोगकर्ता को विसर्जित करने की अनुमति देता है और इसका उपयोग हम वीआर हेडसेट का प्रयोग करके किया जाता है। अब इसमें आभासी वस्तुएं और वातावरण से बातचीत जैसे कि हम वास्तविक दुनिया में करते हैं वैसे हम इसमें कर सकते हैं। ये एक 3D स्कूपी है और इसका लाभ क्या है कि बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि हम अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। फिर मनोरंजन और गेमिंग में जैसे हम 3D वीडियो गेम बना सकते हैं और बेहतर उत्पादकता में, क्योंकि हम इससे जो हमारे उत्पाद हैं, उनका हम पहले ही प्रशिक्षण अच्छे से कर लेंगे। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट के ऐसे कार्य करने की क्षमता, जो आमतौर पर मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। ताकि ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। तो गलत बोल दिया मैंने। कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट के ऐसे कार्य करने की क्षमता जो आमतौर पर मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। इसके जनक थे जॉन मैककार्थी और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नामक मस्तिष्क की संरचना होती है, जो मानव बुद्धिमत्ता के समान या उससे बेहतर बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है। जिसका अर्थ है ये तंत्र मानव बुद्धिमत्ता के समान या बेहतर सीख सकते हैं, पैटर्न समझ सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। फिर सरकार द्वारा इसमें उठाए क्या कदम है? तो हायर एजुकेशन करिकुलम में बतौर सब्जेक्ट एआई को जोड़ा जा रहा है। फिर रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 8वीं से 12वीं के स्कूली छात्रों के लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया है। और फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? तो हमने इसकी एक और परिभाषा दी है कि मशीनों में मानव का अनुकरण करने का विज्ञान है। तो मशीनों में मानव का अनुकरण करने का विज्ञान है। लक्ष्य क्या है? ऐसी मशीनें विकसित करने से है जो तर्क कर सके, सीख सके और स्वायत्त रूप से कार्य कर सके। फिर एआई के प्रयोग क्या-क्या है? प्रकार क्या-क्या है? तो पहला है मशीन लर्निंग, जिसमें प्रोग्राम किए बिना सीखने की अनुमति होती है। फिर डीप लर्निंग जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। फिर एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसमें कंप्यूटर और मानव भाषाओं के बीच बातचीत होती है, जैसे एआई, चैट जीपीटी और ये इसी के ही मॉडल है। फिर कंप्यूटर विज़न जिसमें डिजिटल छवियों और वीडियो से जानकारी निकाली जाती है। अब एआई के अनुप्रयोग कहाँ-कहाँ पर है? तो कृषि में, प्रिसिजन एग्रीकल्चर में, प्रिसिजन कृषि में। फिर स्वास्थ्य सेवा में जैसे रोबोटिक सर्जरी, ड्रग डिलीवरी और स्किन विज़न, जैसे कि स्किन विज़न क्या कर रहा है? त्वचा कैंसर का पता लगाता है। फिर वित्त में जैसे नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं और सुव्यवस्था में जैसे दुबई में रोबो कॉप बनाए गए हैं, ट्रैफिक रोबो कॉप, और जैसे अपने इंदौर में ट्रैफिक रोबोट भी बनाए जा रहे हैं एआई आधारित। फिर परिवहन क्या है? परिवहन में जैसे भारत रेलवे द्वारा आस्क दिशा चैटबॉट बनाया जा रहा है। फिर कला डिजाइन में जैसे डेल ई2 टेक्स्ट से छवियों का निर्माण किया जा रहा है। और प्रशासन में जैसे रोबोकॉप जो हमने बताया अभी दुबई का। फिर विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषताएं हैं जैसे बुद्धि होती है इनमें, तो ये तर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं और समस्या का हल कर सकते हैं। फिर इनमें स्वायत्तता होती है, यानी कि मानव हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सकते हैं। फिर अनुकूलन यानी वातावरण के अनुकूल होते हैं। और एक संभाव्यता यानी भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इनकी विशेषताएं 4 है: बुद्धि, स्वायत्तता, अनुकूलन और संभाव्यता। फिर चुनौती क्या है? तो सुरक्षा, नैतिकता, रोजगार, नियंत्रण और बड़ी असमानताएँ और मानव संवेदनाओं का अभाव, ये इनकी चुनौतियाँ हैं। जिसमें सुरक्षा में ये है क्या, दुरुपयोग के लिए संवेदनशील हैं। नैतिकता में क्या है कि भेदभावपूर्ण रोबोट बन जाते हैं जो लोगों की पहचान रंग के आधार पर करते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन, ठीक है? फिर है रोजगार में जैसे मनुष्य मनुष्य से तेजी से काम करते हैं, तो रोजगार कम कर सकते हैं। तो हॉलीवुड स्ट्राइक और फलों को चुनने वाला रोबोट कुछ इसके उदाहरण हैं। फिर बढ़ती असमानताएं जैसे डिजिटल बहिष्करण, डिजिटल डिवाइड और मानव संवेदनाओं का अभाव। फिर है इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है? तो इंटरनेट का एक नेटवर्क है जो वस्तुओं को आपस में जोड़ता है, डेटा का संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम है। अब ये क्या है, ये 2 भाग में हम इसको बाँट सकते हैं, जैसे इंटरनेट और थिंग में। तो इंटरनेट तो होता है कनेक्टिविटी का आधार और थिंग होती है वस्तुएँ या उपकरण। तो प्रणाली जिसमें सेंसर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क का प्रयोग का इस्तेमाल करके भौतिक वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। इन चीज़ों को स्मार्ट डिवाइस या कनेक्टेड डिवाइस कहा जाता है। अब IoT डाटा का एकत्र तथा विश्लेषण कर सकता है और उस डाटा के अनुसार कार्य कर सकता है।
तो अनुप्रयोग कहाँ-कहाँ पर है? कृषि में, जैसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर, फिर स्मार्ट होम में, जैसे स्मार्ट लाइट, स्मार्ट थर्मोसेट, स्मार्ट लॉक में, फिर कनेक्टेड कार में, जैसे टेस्ला स्वचालित कार बना रहा है, फिर वियरेबल टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर। अब इसकी विशेषताएँ क्या हैं? कि कनेक्टिविटी इंटरनेट से जुड़े होते हैं, ठीक है? और माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से ही डाटा एकत्र और साझा करते हैं। फिर सेंसिंग, जिसमें डाटा एकत्र करने के लिए उपयोग, जैसे कि ताप, आर्द्रता और गति के लिए। फिर प्रोसेसिंग, डाटा को संसाधित करने के लिए किया जाता है, और एक्चुएशन, डाटा के आधार पर कार्य करना। तो इसमें विशेषताएँ आएँगी तो बताएँगे हम, इसकी 4 विशेषताएँ होती है: कनेक्टिविटी, सेंसिंग, प्रोसेसिंग और एक्चुएशन। तो ये कनेक्ट होता है, फिर सेंस करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर एक्चुएशन करता है। अब चुनौतियाँ क्या हैं? तो सुरक्षा की, जैसे हैक होने के लिए संवेदनशील है, फिर गोपनीयता में, जैसे व्यक्तिगत डाटा को एकत्र करता है, तो ये रक्षा करना इसका महत्वपूर्ण है उसके लिए। फिर इंटरऑपरेबिलिटी, डिवाइस एक दूसरे के साथ संगत नहीं होते, तो इसलिए इनका प्रबंधन मुश्किल हो जाता है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक है जो कंप्यूटिंग सेवाओं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स को इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करता है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, जैसे निजी क्लाउड, सार्वजनिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। और जैसे भारत ने बनाया है मेघराज, ये भारत सरकार का क्लाउड है। अब लाभ क्या-क्या है? ये तेज़ी गति होती है इसमें, तो लेटेंसी कम होती है इसमें। फिर लचीलापन, आवश्यकताओं के अनुसार हम कंप्यूटिंग सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। फिर लागत, हमें महँगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में निवेश नहीं करना पड़ता। फिर दक्षता, आईटी आवश्यकता पर ध्यान की जगह हम व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने में हमको ये मदद करता है। और सुरक्षा, जैसे उपयोगकर्ता के डेटा को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। फिर 3 प्रकार की सेवाएँ ये प्रदान करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, जैसे कि अमेज़न वेब सर्विस हो गई। फिर सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस 365 आ गया। और प्लेटफ़ॉर्म एज़ सर्विस, जिसमें गूगल ऐप इंजन हो गए या गूगल ड्राइव हो गई। अब आता है ओटीटी। तो ओटीटी क्या है? ओवर द टॉप प्लेटफ़ॉर्म। ये ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ताओं को वीडियो या ऑडियो सामग्री वितरित करती है। यह पारंपरिक टेलीविज़न वितरण मॉडल, जैसे कि केबल या उपग्रह, को दरकिनार करता है। और इसका उदाहरण हो गए नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम। इसके लाभ क्या हैं? लचीलापन है, जब चाहें, जहाँ चाहें। फिर व्यक्तिकरण, यानी कि रुचि के आधार पर। लागत, लागत में हम बताएँगे कि पारंपरिक केबल और टीवी से सस्ता है और कोई अनुबंध नहीं है, किसी भी समय हम इसको बंद कर सकते हैं। फिर हानि क्या है? इसमें हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। फिर डेटा उपयोग बहुत अधिक होता है और अश्लील सामग्री का ये एक केंद्र बन चुके हैं। फिर इनको नियंत्रण में बहुत ही कमी है इसमें। अब इसके विनियमन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसमें कंटेंट है वो राजनीति आधारित है, धर्म आधारित, और नग्नता को लेकर यहाँ पे काफ़ी विवाद हो रहे हैं। अब 2019 में 17 करोड़ ओटीटी उपभोक्ताएँ भारत में थे और इनके लिए कोई प्रभावी कानून भी नहीं है, इसलिए इनकी विनियमन बहुत आवश्यक है। अब कंटेंट को इसने कैसे वर्गीकरण किया है? अगर आ गया क्वेश्चन तो पहला है यू माइनस, फिर है यूए प्लस 7, फिर है यूए प्लस 13, फिर है यूए प्लस 16 और फिर है ई। ठीक है? तो इसमें पैरेंटल लॉक चाहिए होता है यूए प्लस 13। अगला सोशल मीडिया क्या है? तो ये एक मंच है जो लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने, विचारों और सूचनाओं को साझा करने और समुदाय को निर्माण करने की अनुमति देता है। यहाँ पर उपयोगकर्ता को प्रोफ़ाइल बनाने, सामग्री पोस्ट करने और बातचीत की अनुमति होती है। जैसे कि ये सोशल इसके प्रकार होते हैं, पहला तो सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे कि फ़ेसबुक और ट्विटर, फिर हो गया ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म, जैसे कि ब्लॉगर या टम्बलर। फिर हो गए समुदाय मंच, जैसे कि क्वारा, और एक हो गया मीडिया साझाकरण साइटें, जैसे कि यूट्यूब। अब इसके लाभ क्या हैं? तो विचारों को साझा करने में मदद देता है। इसके कारण लोकतंत्र प्रभावी हुआ है, जैसे अरब स्प्रिंग जैसे मूवमेंट इसके कारण संपन्न हो पाए हैं। फिर समाचार और जागरूकता के बारे में ये लोगों को बताता है, जैसे कोविड-19 की जानकारी। फिर समान रुचियों वाले लोग आपस में जुड़ सकते हैं फेसबुक, लिंक्डइन से। और व्यवसायों के उत्पादों को विपणन में मदद करता है। फिर ये वंचित अल्पसंख्यक लोगों की आवाज़ के रूप में भी उभरा है, जैसे मी टू मूवमेंट और ब्लैक लाइव मैटर जैसे कई आंदोलन इसके कारण हुए हैं। फिर लोगों के अकेलेपन को दूर करने में भी मदद करता है, जैसे कि शादी डॉट कॉम। अब हानि और नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित
जैसे कि अवसाद, डिप्रेशन में। फिर साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है, जैसे ट्रोलिंग, स्टॉकिंग। फिर फेक न्यूज़ और हेट स्पीच का केंद्र बन चुके हैं आजकल। गोपनीयता की कमी है, डेटा चोरी का खतरा बढ़ता जा रहा है। और एक है साइबर अपराध के खतरे, जैसे फिशिंग और हैकिंग। अब अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है? तो ये इसका उद्देश्य है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। और ये जुलाई 2015 में शुरू हुई है। इसके 9 स्तंभ हैं। 9 स्तंभ में हम बताएंगे, पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे। तो सभी ग्राम व शहरों में राष्ट्रीय सूचना संरचना बनाना। फिर यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस, जिसके तहत हम यूनिवर्सल डिवाइस ऑब्लिगेशन फंड बनाए हैं, जिसका गठन किया है, जिसके द्वारा हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर कर पाएंगे गांवों में। अवसंरचना का निर्माण, यह है 16,000 करोड़ का प्रावधान है इसमें। फिर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम लाए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में सर्विस सेंटर, डाकघरों को मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। और फिर है ई गवर्नेंस, जिसमें हम स्वान, स्टेट डाटा सेंटर, जैम पोर्टल, आरोग्य सेतु जैसे कई ऑनलाइन प्रोग्राम बना रहे हैं, जिससे हम सरकार की सुविधाओं को हम लोगों तक पहुंचा सकें। फिर ई क्रांति, जो सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, जैसे स्वयं पोर्टल, ई संजीवनी और ड्रग एटीएम। तो ये तो ई क्रांति, यहाँ पे सेवाओं की डिलीवरी हो रही है। और ये ई गवर्नेंस है, जो प्रशासन में मदद दे रहे हैं। फिर है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। फिर है इलेक्ट्रॉनिक में आत्मनिर्भरता, जैसे नेट जीरो इम्पोर्ट पर बल दे रहे हैं, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन हम दे रहे हैं इसमें। और फिर रोजगार पशक सूचना प्रौद्योगिकी, इसके द्वारा हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। क्या रोजगार उपलब्ध कराएंगे। फिर है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, तो समय पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलाया है। इसे लागू करने के लिए पूर्व में बुनियादी ढांचों का निर्माण व श्रम शक्ति को तैयार करना होगा। अब डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 आया है, तो इसके कुछ प्रावधान हैं, जैसे डाटा गोपनीयता और सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं इसमें। और कुछ डाटा का करना होगा स्थानीयकरण। फिर डाटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोगकर्ता की सहमति चाहिए। डाटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और साइबर सुरक्षा का ऑडिट और तत्काल रिपोर्टिंग की जाएगी। हम इसमें एक और बताएंगे कि हमने इसको इंडिया को कैसा करना है, कनेक्ट इंडिया करना है। उसके लिए हम काफ़ी प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड, भारत नेट, ग्राम नेट, नगर नेट, जन वाईफाई। फिर एक है प्रोपेल इंडिया और एक है सिक्योर इंडिया। तो कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया और सिक्योर इंडिया। फिर है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है? इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, जो रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन और अनुप्रयोग से संबंधित है। और इसमें रोबोट ऐसी मशीन है जो स्वचालित रूप से कार्य कर सकती है, आमतौर पर प्रोग्राम किए गए दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन करके। फिर जनक क्या है? जोसेफ एंजल बर्गर इसके जनक हैं, और प्रथम औद्योगिक रोबोट यूनिमैट था। फिर आईजैक असिमोव ने रोबोटिक्स के 3 नियम बताए। रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। दूसरा, रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, किंतु प्रथम नियम भंग नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा, रोबोट द्वारा अस्तित्व की रक्षा स्वयं की जानी चाहिए, किंतु पहले 2 नियम भंग नहीं होने चाहिए। अब रोबोट के घटक क्या हैं? तो इसमें सेंसर होते हैं, जिसका कार्य होता है स्थिति, वेग, बल, टॉर्क, निकटता, तापमान आदि का मापन। फिर मैनिपुलेटर, तो वहाँ के समान होते हैं, ये कई जोड़ और लिंक होते हैं इसमें। फिर होता है एक इफेक्टर, तो वास्तविक कार्य संपन्न इफेक्टर ही करता है, और यह विशेष कार्य के लिए बने होते हैं। फिर कंट्रोल सिस्टम होता है, जो रोबोट का मस्तिष्क के समान कार्य करता है और ये कार्य को निर्देशित करता है। फिर एक होता है एक्चुएटर या मोटर, ये मांसपेशियां या विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। फिर रोबोट के वर्गीकरण क्या है? तो इसके कंट्रोल सिस्टम के आधार पर इसको 2 रोबोट में करा है, जैसे प्री प्रोग्राम रोबोट और एक होता है स्वायत्त या स्वतंत्र रोबोट। प्री प्रोग्राम एक ही कार्य कर पाते हैं और सामान्य नियंत्रण प्रणाली होती है, साधारण वातावरण होता है। और स्वतंत्र रोबोट मानवीय संचालन की आवश्यकता नहीं होती और जटिल वातावरण में भी कार्य कर लेते हैं। फिर होते हैं गति आधारित रोबोट, जो स्थिर रोबोट होते हैं, पहिए की आवश्यकता नहीं होती, और एक वेल्डिंग रोबोट कहा जाता है इनको। पर इनमें ही एक गतिमान रोबोट होते हैं, जिन्हें सेंसर के पहिए लगे होते हैं, जैसे कि स्पाइंग रोबोट। फिर उपयोगिता के आधार पर हम रोबोट का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें औद्योगिक रोबोट, घरेलू रोबोट, मेडिकल रोबोट, सैन्य रोबोट, मनोरंजन रोबोट, सहायक रोबोट और ह्यूमनॉइड रोबोट। अब फायदे क्या हैं?
कि मानव त्रुटियों में कमी करते हैं, श्रमिकों को नुकसान से बचाकर खतरनाक कार्यों को संभाल सकते हैं और बिना थकान कार्य कर सकते हैं, जिससे निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित हो सकता है। मनुष्य की तुलना में तेजी से कार्य करते हैं और डेटा संग्रहण तथा विश्लेषण में भी सहायता करते हैं। पर नुकसान क्या है? नौकरी छूटना, जैसे कि असेंबली लाइन रोबोट आ गए हैं। फिर नैतिक एवं सामाजिक चिंताएं, जैसे स्वास्थ्य, हथियारों निर्माण में और गोपनीयता की। फिर लागत इनकी बहुत अधिक है, ये डिजिटल डिवाइड कर सकते हैं। और फिर संचालन और प्रोग्रामिंग की जटिलता, इसलिए उपयोगकर्ता का कौशल आधारित होना बहुत जरूरी। और निरंतर बिजली आपूर्ति पर निर्भर, इसलिए ऊर्जा सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। अब आरएफआईडी क्या है? तो आरएफआईडी का पूरा नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक, जो रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी पर पहचान का कार्य करती है तथा इसका प्रयोग वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए भी किया जाता है। एवं इसके दो मुख्य घटक होते हैं, बुनियादी हिस्से होते हैं। पहला है कि रीडर, जो इन्फॉर्मेशन को रीड करता है, और एक होता है आरएफआईडी टैग, जिसमें इन्फॉर्मेशन को डालकर स्टोर की जाती है। फिर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपक्षेत्र है, जो डेटा से सीखने, अनुभव के साथ प्रदर्शन में सुधार करने की क्षमता प्रदान करता है। और फिर एल्गोरिथम का उपयोग करके डेटा पैटर्न और संबंधों को सीखने, उनके आधार पर भविष्यवाणी करने या निर्णय लेने का कार्य भी करता है। इसके लाभ क्या हैं? दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होती है, बेहतर निर्णय लेना इसके कारण संभव हो पाता है, और नई खोज और नवाचार हो पा रहे हैं, जैसे रेबोसिन, हमने एक एंटीबायोटिक बनाई है। फिर हानि क्या है? डेटा की आवश्यकता, यानी कि बड़ी मात्रा के डेटा की बहुत बड़ी मात्रा में डेटा की जरूरत होती है। फिर स्पष्टीकरण की कमी, निर्णय के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, पर नैतिकता और पूर्वाग्रह आधारित हो सकते हैं। फिर नैनो प्रौद्योगिकी, तो ये शब्द दिया था नोरियो तानागुची ने। वह तकनीकी जिसमें किसी पदार्थ में परमाणु, आणविक और सुपर मोलिकुलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें 1 से 100 नैनोमीटर तक कण शामिल हैं। अब इसमें दो अप्रोच होती है, एक टॉप डाउन अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच, एक बॉटम अप अप्रोच। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग क्या क्या है? जैसे हार्ट अटैक में हमने नैनो टैक डिटेक्टर बनाए हैं। फिर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमन करने के लिए डायबिटिक पैड बनाए हैं। कैंसर कोशिकाओं को पता लगाने के लिए नैनो फ्लेयर्स बनाए हैं। नेत्र शल्य चिकित्सा के लिए हमने नैनो कैरियर बनाए हैं। एंटीवायरल के लिए नैनो कोटिंग फेस मास्क बनाए हैं। और लक्षित दवा वितरण में भी हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। फिर लाभ कहाँ कहाँ पर है? जैसे पर्यावरण में नैनो मैग्नेट हमने बनाए हैं, जो भू प्रदूषण को कम करते हैं। फिर नैनो जियोलाइट, जो प्रदूषण अवशोषण का काम करते हैं। और TiO2 कण, जो प्रदूषण नियंत्रण करते हैं। फिर स्वास्थ्य चिकित्सा में जैसे बायोनेम्स और लक्षित औषधि। फिर उद्योग में जैसे हम नैनो डिस्प्ले ला रहे हैं, CNT टेनिस रैकेट लाए हैं, कार्बन नैनो ट्यूब टेनिस रैकेट। फिर इमारत बना रहे हैं इनसे, और नैनो फिल्टर और दुर्गंध रहित कपड़े बना रहे हैं। फिर सूचना या संचार में हम क्वांटम लेजर या फिर नैनो लेजर का उपयोग कर रहे हैं। और कृषि में हम नैनो फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया, नैनो DAP हम लाए हैं। अब हानि क्या है? तो नैनो अवशेष प्रदूषण की तरह कार्य कर रहे हैं। फिर नैनो बोट द्वारा स्व प्रतिकरण क्षमता विकसित की जा सकती है, जैसे ग्रेगू। फिर निर्माण इनका कठिन है, कौशल आधारित मानव संसाधन की हमारी कमी है, निजी क्षेत्र द्वारा कम निवेश किया जा रहा है, फलस्वरूप रोजगार कम है इसमें। और आकार में छोटे होने के कारण ये लिविंग सेल में प्रवेश कर जाते हैं, और इनमें नियामकीय फ्रेमवर्क नहीं बनाया भारत ने। अब भारत में नैनो तकनीक, तो भारत में नैनो तकनीक का जनक NR राव हैं। 2001 में हमने नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लॉन्च किया। फिर 2007 में मिशन ऑन नैनो एंड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च किया। इसके अंदर हमने सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में स्थापित किए, ठीक है। और फिर 2013 में हमने नैनो साइंस में पेपर पब्लिश करने में भारत तीसरे पायदान पर रहा, USA चीन के बाद। अब चैट जीपीटी क्या है? तो चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, और यह एक प्रोटोटाइप संवाद आधारित AI चैटबॉट है। ओपन AI द्वारा विकसित है, भाषा को समझने, प्रतिक्रिया देने में सक्षम और स्वचालित प्रोग्राम है, जो ग्राहकों के साथ मानव की तरह बातचीत करता है।
फिर भारत 6G विजन क्या है? तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप द्वारा तैयार किया गया है। माइक्रो सेकंड लेटेंसी होती है। 5G से 100 गुना तेज होता है, जैसे कि टेराबिट्स। फिर उपयुक्त टेराहर्ट्ज बैंड का उपयोग कर, तो ये क्या है? उपयुक्त टेराहर्ट्ज बैंड का उपयोग करना, तो ये हमारे लक्ष्य हैं। फिर भारत 6G प्रोजेक्ट क्या है? तो हम इसमें 2 फेज़ में चला रहे हैं। फेज़ 1 में 2023 से 25, जिसमें आइडिया तय करेंगे, और 25 से 30 में हम आइडिया का क्रियान्वयन करेंगे। फिर भारत 6G अलायंस क्या है? तो सहयोगी मंच है, इसमें सार्वजनिक निजी कंपनियां, शिक्षाविद और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं, जो 6G के लिए नवाचार को बढ़ावा देंगे और 6G के क्षेत्र में ज्ञान आदान प्रदान संभव हो सकेगा। फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये सोर्स सभी को उपलब्ध होते हैं इसमें, और बौद्धिक संपदा सृजन का सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण लागू होता है, और सोर्स कोड में परिवर्तन पुनर्वितरण पर प्रतिबंध नहीं होता है। फिर डीफेक क्या है? तो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शक्तिशाली कंप्यूटर का उपयोग करके वीडियो, छवियों, ऑडियो में हेराफेर करने की एक विधि है, ताकि ऐसा लगे कि जो ऐसा कह रहा है या कर रहा है, जो उसने वास्तव में किया ही नहीं। तो ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है या कर रहा है, परंतु वह कार्य उसने वास्तव में किया ही नहीं। अब जिसके कई प्रकार, जैसे कि फेस स्वैप हो सकते हैं, वॉइस स्वैप आदि, ठीक है? अब खतरे क्या-क्या हैं? गलत सूचना फैलाने में, जिससे धार्मिक हिंसा बढ़ सके, फिर धोखाधड़ी में, फिर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने में, जैसे 2020 में टॉम क्रूज को C-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए दिखाया गया। फिर लोकतंत्र के लिए खतरा, जिसमें चुनाव को हम प्रभावित कर सकते हैं। फिर इसका उपयोग पोर्नोग्राफी में किसी की छवि खराब करने के लिए। फिर बचाव में, जैसे मनोरंजन में इसका बचाव कैसे करेंगे, मतलब इसके क्या फायदे हैं? जैसे मनोरंजन में AR रहमान द्वारा इस्तेमाल किया गया। फिर शिक्षा में रोचक तरीके से शिक्षा, और व्यापार में हम विज्ञापन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम आम तौर पर GAN यानी कि जनरेटिव एडवर्सियल व नेटवर्क का उपयोग करते हैं। एडवर्सियल नेटवर्क का उपयोग करते हैं। इसमें दो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, एक जनरेटर और एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। अब भारत में इसके संदर्भ में कानून क्या है? तो ये गलत सूचनाओं को प्रसार करने को रोकना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कानूनी दायित्व है। फिर FIR दर्ज कराने का अधिकार है भारत में, और सोशल मीडिया मध्यस्थ रिपोर्ट प्राप्त करने और सोशल मीडिया मध्यस्थ रिपोर्ट प्राप्त होने के 36 घंटों के भीतर हटाने के लिए बाध्य भी है। अब अगला है चंद्रयान। तो भारत का चंद्रयान मिशन, तो चंद्रयान 1 हमने भेजा था, सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। चंद्रयान 2 लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर मिशन है। फिर चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, जो लॉन्च हुआ 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से LVM यानी कि GSLV मार्क 3 से। और उद्देश्य क्या था हमारा? सॉफ्ट लैंडिंग कराना, रोवर को घूमते हुए प्रदर्शित करना, और स्वस्थानीय वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। फिर अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के लिए प्रौद्योगिकी को विकसित एवं प्रदर्शित करना। अब हमारे इसमें पेलोड कौन-कौन से थे? तो लैंडर मॉड्यूल में जैसे रंबा था, चेस्टे था, इल्सा था और एलआरए था। तो रंबा का काम क्या था? प्लाज्मा का अध्ययन करना। फिर चेस्टे का काम क्या था? कि तापीय गुणों को मापेगा। और इल्सा का काम क्या था? भूकंपीय स्थिति को मापेगा। और एलआरए का काम क्या था? सटीक स्थान और दूरी का माप के लिए। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल था। प्रोपल्शन मॉड्यूल में सिर्फ हमारा एक पेलोड था, शेप। तो ये पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रहों के स्पेक्ट्रोपोलरिमीट्री का अध्ययन करेगा। फिर रोवर मॉड्यूल क्या था? एपेक्स। तो ये रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का चेक करेगा। और फिर एक लिप्स था, जो मृदा और चट्टानों की तात्विक संरचना को चेक करेगा। तो ये दोनों क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण है। तो वो तो रसायन की संरचना देख रहा है, एपेक्स, और लिप्स देख रहा है मृदा और चट्टानों की। फिर दक्षिण ध्रुव पर ही क्यों भेजा? क्योंकि इस क्षेत्र में काफी समय से सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है। सौर मंडल उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त हो सकती है, और जल के जमा होने के संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। फिर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम जैसे संसाधन होने के अनुमान भी हैं।
महत्व क्या है? तो महत्व था कि सॉफ्ट लैंडिंग वाला भारत चौथा देश बन गया, वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा मिलेगा, सतह पर भारत अन्वेषण कर पाएगा, फिर निजी निवेश को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, अंतरिक्ष गतिविधियों और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और स्टार्टअप को आकर्षित करेगा। फिर चंद्रयान 3 और लूना 25 में क्या अंतर है? तो चंद्रयान 3 तीसरा भारतीय मिशन था, तीसरा चंद्र मिशन था। पर लूना 25 47 वर्षों बाद रूस की चंद्र अन्वेषण में वापसी थी। फिर चंद्रयान 3 एक रोवर था जो 500 मीटर तक चलने में सक्षम था, पर लूना लूना 25 में रोवर का अभाव था। फिर चंद्रयान 3 में एक चंद्र दिवस के लिए भेजा था, पर लूना 25 एक साल के लिए डिजाइन किया गया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा की मिट्टी व बर्फ का अध्ययन करता है और लूना 25 चंद्रमा की मिट्टी, जल, बर्फ के साथ धूल के कणों का अध्ययन भी करना था। फिर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहा, पर लूना 25 क्रैश हो गया। अब आदित्य L1 क्या है? तो आदित्य L1 PSLV XL C57 द्वारा 2 सितंबर 2023 को भेजा गया। उद्देश्य था सूर्य के ऊपरी वायुमंडल जैसे कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करना। कोरोना मास इजेक्शन जैसे कि CME कोरोनल मास इजेक्शन और लपटों के पीछे की भौतिकी का अध्ययन करना। फिर इन सीटू पार्टिकल और प्लाज्मा एनवायरनमेंट का अवलोकन करना। अब 7 पेलोड थे इसमें, तो रिमोट सेंसिंग पेलोड में तो थे VELC विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, फिर है सूट सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, फिर है सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, फिर है हीलियोस हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, फिर इन सीटू पेलोड में है एस्पेक्स यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरोमीटर, और फिर है पापा जो कि है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, और एक है मैग्नेटोमीटर। अब एक हम इसमें कंसेप्ट आता है लैग्रैन्जियन पॉइंट का। तो ये एक विशेष स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ एक दूसरे को संतुलित करती हैं, और इसका नाम दिया था इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रैन्ज के नाम पर। फिर है भारतीय अंतरिक्ष नीति। तो अंतरिक्ष विभाग द्वारा हमने इसको लाया गया है। इसमें उद्देश्य है भारत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा दे, जैसे कि नॉन गवर्नमेंटल एंटाइटीज को। भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को 2 से बढ़ाकर 10% करे और भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करना। अब इसमें भारत सरकार क्या कार्य करेगी? अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करेगी, फिर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी और इन स्पेस के माध्यम से एनजीएस को बढ़ावा देगी। और फिर इसमें एक एनजी है। एनजी क्या है? जो निजी क्षेत्र को उपग्रह, रॉकेट और लॉन्च वाहनों, डेटा संग्रहण से जुड़े एंड टू एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देंगे। ठीक है, जैसे कि एनजीज के लिए ये नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज के लिए, और वैश्विक अंतरिक्ष हिस्सेदारी को ये 2 से 10% तक ले जाएंगे एनजीईज। तो हमने ये है